वेलकम अगेन टू माय चैनल स्टूडेंट्स। आज मैं आपको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पावर्स और फंक्शंस यानी कि उनकी शक्तियां एवं उनके कार्यों के बारे में बताऊंगी। पहले भी शुरू में मैं इन वीडियोस को डाल चुकी हूं, लेकिन बच्चे ये कहते हैं कि मैडम थोड़ा बहुत डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन जैसा कि आप कहती हैं वो हमें साथ साथ दीजिएगा, क्योंकि अभी हम लाइव क्लास में चार्ट्स और ये सब नहीं बना सकते। तो आज मैं आपको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पावर्स एंड फंक्शंस के बारे में बताऊंगी। आपको पिछले वीडियो में मैंने बताया, या इससे पहले भी वीडियो में मैं बता चुकी हूँ कि हमारे देश के प्रथम व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति हैं। कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आए, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर नहीं है, कोई और व्यक्ति नहीं है। बहुत से बच्चे आंसर में, क्योंकि हमारे यहाँ आए दिन प्रेसिडेंट के बारे में सुनने को कम मिलता है और प्राइम मिनिस्टर के बारे में हर समय न्यूज़ में होता है, तो बच्चे यही सोचते हैं कि प्रथम व्यक्ति हमारे देश का प्रधानमंत्री है। लेकिन नहीं, हमारे देश के संविधान में लिखा हुआ है कि हमारे देश का सारा कार्य प्रेसिडेंट के नाम से किया जाएगा। प्रथम व्यक्ति प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। अभी प्रेजेंट में मैंने आपको बताया 14th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं, और कौन है? श्री रामनाथ कोविंद जी। चलिए, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में हमने पिछले वाले वीडियो में पढ़ा था। अब मैं आपको प्रेसिडेंट की शक्तियां या पावर्स के बारे में बताऊंगी। प्रेसिडेंट की बहुत सारी शक्तियां हैं। आपको मैंने पिछले वीडियो में भी बताया और उससे पहले भी वीडियोस में बता चुकी हूँ कि जितनी भी शक्तियां प्रेसिडेंट के अंदर निहित हैं, उनमें से बहुत सारी शक्तियां प्रेसिडेंट के नाम पर उनका क्रियान्वयन प्रधानमंत्री एवं मंत्री परिषद के द्वारा किया जाता है। तो जितनी भी शक्तियां प्रेसिडेंट में निहित हैं, वह ज़रूरी नहीं है प्रेसिडेंट के द्वारा ही निभाई जाएं, पर हाँ, जो भी कार्य प्रेसिडेंट के द्वारा किए जाते हैं या प्रधानमंत्री और उनके मंत्री परिषद के द्वारा किए जाते हैं, उन सभी कार्यों को कानून का नाम या कार्य संपादन का काम तभी माना जाता है जब उनके ऊपर राष्ट्रपति के सिग्नेचर हो जाएं, यानी कि असेंट ऑफ प्रेसिडेंट के बिना कोई भी कार्य संपूर्ण किया हुआ नहीं माना जाता है या जा सकता है। ऐसा हमारे संविधान में लिखा हुआ है। क्यों लिखा हुआ है? हमारे संविधान में रियल पावर्स जो हैं वो प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद को दी हुई हैं। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद के जो व्यक्ति हैं वो जनता के द्वारा सीधे निर्वाचित सदस्य हैं। पर यह व्यक्ति जनता के द्वारा दिए गए, जो निर्वाचित किए गए सदस्य हैं, तानाशाही ना बन जाएं या अपनी पावर्स का मिसयूज ना करने लग जाएं, इसलिए हमारे यहाँ इनडायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के द्वारा प्रेसिडेंट की स्थापना की गई है, ताकि प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के बिना कोई भी कार्य को माना नहीं जाएगा। यह इन प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की शक्तियों पर अंकुश लगाने के लिए है, क्योंकि बहुत सारी जगह पर प्रेसिडेंट इन चीज़ों के ऊपर ओवररूल कर सकता है। तो अब शुरू करते हैं, प्रेसिडेंट की कौन कौन सी पावर्स हैं। मुख्य पावर्स जो हैं प्रेसिडेंट की, वो हैं कार्यपालिका शक्तियां, व्यवस्थापिका की शक्तियां और इमरजेंसी की पावर्स। तो कार्यपालिका शक्तियों में क्या होता है कि जितने भी व्यक्तियों की अपॉइंटमेंट होती है, मुख्य मुख्य व्यक्तियों की, उन सब की अपॉइंटमेंट जो है वो प्रेसिडेंट करते हैं। जितने भी इम्पॉर्टेंट ऑफिसेज हैं, यानी कि कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, उनका हेड या जो सेनाएं हैं, इन सबके हेड कौन हैं? हमारे भारत के राष्ट्रपति। हेड ऑफ यूनियन एडमिनिस्ट्रेशन मतलब केंद्रीय प्रशासन के हेड, यानी कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के शीर्षस्थ व्यक्ति, हेड ऑफ द नेशन जो हैं वो भारत के राष्ट्रपति हैं, इंडियन प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है।
जितने भी व्यक्ति हमारे देश में कार्यरत हैं, हर व्यक्ति, इवन प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, हर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, हर व्यक्ति प्रेसिडेंट के अधीन कार्यरत है। प्रेसिडेंट के ऊपर कोई भी व्यक्ति कार्यरत नहीं है, इसीलिए प्रेसिडेंट को फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, प्रथम व्यक्ति देश का कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जितने भी कार्यपालिका में, केंद्रीय कार्यपालिका में, व्यवस्थापिका में अपॉइंटमेंट्स होते हैं, वह सब अपॉइंटमेंट्स प्रेसिडेंट के द्वारा किए जाते हैं। किस किस के? प्राइम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर की काउंसिल, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। जितने भी सुप्रीम कोर्ट में जजेस हैं, जितने भी हाई कोर्ट में जजेस हैं, उन सब की अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है। जितने भी हमारे यहाँ गवर्नर्स हैं और जितनी भी यूनियन टेरिटरीज के हेड हैं, जिनको हम लेफ्टिनेंट गवर्नर या हेड बोलेंगे, इन सब की अपॉइंटमेंट भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। जो यूपीएससी के यानी कि संघ लोक सेवा आयोग के जो चेयरमैन और सदस्य हैं, उनकी अपॉइंटमेंट भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। प्लानिंग कमीशन के जो मेंबर्स हैं और जो उसका अध्यक्ष है, चेयरमैन है, उनकी अपॉइंटमेंट भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। अब सबसे तीसरी इंपॉर्टेंट शक्ति जो राज्यों से रिलेटेड है वो है राष्ट्रपति की, कि राष्ट्रपति जो है वो स्टेट गवर्नमेंट्स को कंट्रोल करता है। कैसे कंट्रोल करता है? अगर कभी भी राष्ट्रपति को लगता है कि स्टेट में अराजकता फैल रही है किसी भी कारणवश, तो राष्ट्रपति उस स्टेट की लोकसभा को, विधानसभा को भंग करके वहां पर प्रेसिडेंट रूल इस्टेब्लिश कर सकता है। ये प्रेसिडेंट की पावर है, डिस्क्रिशनरी पावर, कि प्रेसिडेंट जो है किसी भी समय उसे ऐसा लगता है कि राज्य में संविधान के अनुसार कार्य नहीं किया जा रहा है, तो वह वहाँ की विधानसभा को भंग करके वहाँ पर केंद्र सरकार का राज्य स्थापित कर सकता है, प्रेसिडेंट रूल स्थापित कर सकता है। फिर जितनी भी यूनियन टेरिटरीज और बॉर्डर्स एरिया हैं, उनमें भी प्रेसिडेंट की पावर्स हैं। एग्जीक्यूटिव पावर्स कौन कौन सी हैं? कार्यपालिका शक्तियां क्या क्या हैं प्रेसिडेंट की? फिर से हम देखें कि गवर्नर ऑफ द स्टेट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। कौन कौन अपॉइंटमेंट होता है? प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, गवर्नर और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये सब जजेस। अब हम व्यवस्थापिका से रिलेटेड जो राष्ट्रपति की पावर्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। जब लेजिस्लेचर पढ़ाया था, मैंने आपको व्यवस्थापिका पढ़ाई थी, तो बताया था व्यवस्थापिका मींस पार्लियामेंट ऑफ इंडिया मींस प्रेसिडेंट एंड द टू हाउसेस। तो पहला हाउस जो है उसको बनाने का अधिकार, हाउस की जो पहला अधिवेशन है उसको बुलाने का अधिकार किसका है? प्रेसिडेंट का। जब ये पढ़ाया था तो मैंने आपको ये भी बताया था कि प्रेसिडेंट ऑल्दो पहला अधिवेशन जो है वो बुलाने का अधिकार रखता है, लेकिन उस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करेगा? स्पीकर। तो यहाँ बच्चे कंफ्यूज होते हैं, मैंने क्वेश्चन एंड आंसर्स के अंदर भी ये कराया है। संयुक्त सदनों के अधिवेशन को बुलाने का अधिकार प्रेसिडेंट का है, लेकिन उनकी अध्यक्षता स्पीकर करेगा। तो क्या क्या लेजिस्लेटिव कार्य हैं, कार्य इसकी व्यवस्थापिका शक्तियां क्या क्या हैं प्रेसिडेंट की, राष्ट्रपति जी की? एड्रेस दी सेशन ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के सेशन को एड्रेस करना, पार्लियामेंट को संदेश देना, किसी भी हाउस को सम्मन भेजना या उनको संदेशा भेजना, लोकसभा को भंग करना, मेंबर्स को नॉमिनेट करना। कौन कौन से मेंबर्स होते हैं? 2 एंग्लो इंडियन तो होंगे लोकसभा में और 12 तरह तरह के फील्ड से रिलेटेड, कल्चर, आर्ट, इन सब से रिलेटेड व्यक्ति राज्यसभा में।
फिर जितने भी बिल्स हैं उन सब के ऊपर सहमति देना, हस्ताक्षर करना, असेंट करना, यह भी पावर राष्ट्रपति की है। जितने भी ऑर्डिनेंस हैं उनको कानून की पावर देना, वो भी राष्ट्रपति के हाथ में है। जितने भी स्टेट के बिल्स हैं उनकी असेंट देना भी राष्ट्रपति के हाथ में है। और कभी भी कोई नई स्टेट बनती है या नई स्टेट को बनाया जाता है या किसी भी स्टेट का पार्ट यहाँ का वहाँ या किसी स्टेट को ख़त्म किया जाता है तो वो राष्ट्रपति की आज्ञा के बिना नहीं होगा। चलिए, तो मुख्य लेजिस्लेटिव पावर्स क्या हैं कि पार्लियामेंट कंडक्ट्स 3 सेशन इन अ ईयर, हर साल में 3 सेशन होने जरूरी हैं। ये सेशन प्रेसिडेंट बुलाता है। प्रेसिडेंट समन्स बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट एंड प्रोरोग्स देम, यानी कि सारा का सारा उनको बुलाने का काम, उनको संदेश देने का काम जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और तीसरा मुख्य व्यवस्थापिका से रिलेटेड कार्य जो है वो है कि वह लोकसभा को भंग करने का अधिकार रखते हैं। भारत के राष्ट्रपति लोकसभा को भंग करने के अधिकार रखते हैं। चलिए, लोकसभा के अंदर 545 सीटें होती हैं और 2 एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट करने का, मनोनीत करने का अधिकार जो है वो राष्ट्रपति के साथ है। इसी तरह से राज्यसभा में 250 सीटें होती हैं, 245 प्रेजेंट में हैं। इसके अंदर 12 जो हैं वो राष्ट्रपति साइंस, लिटरेचर और आर्ट एंड क्राफ्ट, इन सबसे संबंधित शीर्ष व्यक्तियों की मनोनीत करता है 12 सदस्यों को। अब वित्तीय शक्तियों की हम बात करें, राष्ट्रपति जी की वित्तीय शक्तियां आती हैं। वित्तीय शक्ति में सबसे इम्पोर्टेंट शक्ति है बजट। बजट का सारा काम राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। फाइनेंस कमीशन जो है सेंटर और स्टेट के बीच में टैक्सेस का डिस्ट्रीब्यूशन करता है। इसकी अपॉइंटमेंट, इसके चेयरमैन की अपॉइंटमेंट भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इमरजेंसी में अगर कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर करने की बात आए तो यह कार्य भी राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। क्या क्या काम किया जाता है अब हम इसे विस्तार में करेंगे। पहली चीज, मनी बिल इंट्रोड्यूस सिर्फ राष्ट्रपति के रिकमेंडेशन से किया जाता है। मनी बिल कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस्ड इन बाय रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। मनी बिल हमेशा प्रेसिडेंट के कहने पर ही इंट्रोड्यूस होता है। एनुअल बजट जो फाइनेंस मिनिस्टर के बाद वित्त मंत्री के द्वारा प्रेजेंट किया जाता है, वह वित्त मंत्री द्वारा प्रेसिडेंट के नाम से प्रेजेंट किया जाता है। ऐसा बोला जाता है कि इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट आई फाइनेंस मिनिस्टर सो एंड सो प्रेजेंट्स द एनुअल बजट ऑफ द कंट्री ऑफ इंडिया। एनुअल बजट क्या होता है? एनुअल बजट जो होता है वो इनकम और एक्सपेंडिचर, यानी कि हमारी आय और व्यय का लेखा जोखा होता है जो आने वाले साल के लिए होता है। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होता है वो भी प्रेसिडेंट के नाम पर या प्रेसिडेंट के बिहाफ से भेज दी जाती है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो कभी भी कॉन्टीजेंसी, एक हमारी संचित निधि होती है, कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया इसको बोलते हैं। कभी भी कोई इमरजेंसी आ जाए, जैसे मान लीजिए अभी कोरोना आ गया, तो कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया में से पैसे निकालने के लिए राष्ट्रपति की सहमति होना, राष्ट्रपति की सहमति देना ज़रूरी है। तभी हम उस कॉन्टीजेंसी का मतलब ही है कि कभी कोई आपातकालीन स्थिति आ गई, हमारे पास पैसों की कमी पड़ गई, तो उस फंड में से हम पैसे निकाल लें। उसको हम बोलते हैं संचित निधि, यानी कि जमा करके रखा हुआ पैसा जो कभी हमारे आड़े वक्त पर काम आए। तो कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया के अंदर हम पैसा केवल राष्ट्रपति की सहमति से ही निकाल सकते हैं, राष्ट्रपति के सिग्नेचर से ही निकलेगा। फिर हर 5 साल में फाइनेंस कमीशन की अपॉइंटमेंट जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। इसके अंदर 1 चेयरमैन और 4 मेंबर होते हैं और वह राष्ट्रपति को फाइनेंस, वित्त से रिलेटेड सारे मामलों के बारे में राय देता है, रिकमेंडेशंस देता है। मनी बिल और स्टेट की रीऑर्गेनाइजेशन का बिल, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। आपको बताया वित्तीय बिल केवल प्रेसिडेंट के
रिकमेंडेशन के बाद ही पारित या पास करने या प्रस्तावित किया जा सकता है। और स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन मतलब कहीं कोई हमें नई स्टेट बनानी है, किसी स्टेट का पार्ट लेकर या 3 या 4 स्टेट्स का पार्ट लेकर एक नई स्टेट बनानी है, तो स्टेट के रीऑर्गेनाइजेशन मतलब स्टेट के साथ छेड़छाड़, उसकी ज़मीन के साथ छेड़छाड़ करने पर या उससे छेड़छाड़ करने के लिए, नई स्टेट बनाने के लिए, पुरानी स्टेट का पार्ट लेने के लिए या पुरानी स्टेट का कुछ पार्ट हटाने के लिए हमें राष्ट्रपति की अनुमति लेना अति आवश्यक है। फिर राष्ट्रपति की जुडिशियल पावर्स यानी कि न्यायिक शक्तियां। सबसे मुख्य बात है, प्रेसिडेंट जब तक पावर में है उसको कोई भी कोर्ट ऑफ लॉ नहीं बुला सकती है। प्रेसिडेंट इज नॉट आंसरेबल टू एनी कोर्ट ऑफ लॉ। ये बहुत मुख्य बात है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हमारे राष्ट्रपति को दी गई है। राष्ट्रपति को राष्ट्रपति रहते हुए किसी भी तरह की कोई भी कार्यवाही उनके अगेंस्ट, उन पर या उनको नहीं की जा सकती है। नो क्रिमिनल सूट कैन बी इनिशिएटेड अगेंस्ट हिम ड्यूरिंग हिज टेन्योर ऑफ ऑफिस। उनके ऊपर किसी भी तरह का क्रिमिनल केस यानी कि कोई भी क्रिमिनल केस नहीं किया जा सकता। तीसरी चीज, प्रेसिडेंट के पास किसी भी व्यक्ति को जो सजा दी गई है उसे माफ करने का या कम करने का अधिकार है। जैसे आप लोगों ने निर्भया के केस में देखा होगा कि निर्भया केस के सारे लोगों ने राष्ट्रपति के पास अपनी एप्लीकेशन, अर्जी भेजी हुई थी कि हमारी सजा को या तो माफ कर दें या उसको बदल दें, हमें फांसी की सजा से बचा लें। तो राष्ट्रपति केवल राष्ट्रपति है, ये राष्ट्रपति की तरफ से प्रधानमंत्री और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नहीं कर रहे। यह राष्ट्रपति की टोटल खुद की उनकी पावर्स हैं कि केवल राष्ट्रपति के पास अधिकार है कि किसी भी व्यक्ति को अगर सजा मिली है तो वह उसकी सजा को कम या माफ कर सकता है। चलिए, अब अगर किन किन केसेस में ये कर सकते हैं, अगर कोर्ट मार्शल किसी का हुआ हो, जैसे आर्मी के अंदर क्या होता है, कोर्ट मार्शल होता है, तो अगर किसी का कोर्ट मार्शल किया हो और राष्ट्रपति को लगता है कि ये गलत है तो वह उसको माफ कर सकता है। जितने भी केसेस यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट में लिखे हुए हैं, जैसे मान लो जितने भी सब्जेक्ट हैं, विषय हैं, 3 सूचियां हैं मैंने आपको बताया, राज्य सूची, केंद्र सूची, समवर्ती सूची। जितने भी केंद्र से संबंधित सूचियां हैं या समवर्ती सूची में विषय हैं, उन विषयों से रिलेटेड किसी भी विषय पर राष्ट्रपति जो है वो सजा माफ या कम कर सकता है। और जितने भी केसेस हैं, अगर मान लो वो विषय जिस चीज पे उसने किया है उसको मृत्यु की सजा मिली है, वो मान लो केवल राज्य का विषय है, तो भी राष्ट्रपति के पास डेथ सेंटेंस के अंदर राइट है कि वो उस सजा को माफ या कम कर सकता है। तो सबसे मुख्य जुडिशियल पावर्स या न्यायिक शक्तियां राष्ट्रपति की क्या क्या हैं कि प्रेसिडेंट हैज द पावर टू ग्रांट पार्डन्स, यानी कि वह किसी को भी माफ कर सकता है, छोड़ सकता है, रिपीव मतलब छोड़ सकता है, रिस्पाइट मतलब राहत दे सकता है, और रेमिशन ऑफ परमिशन का मतलब, ये कॉन्स्टिट्यूशन के शब्द हैं, रेमिशन का मतलब उसकी सजा को कम कर सकता है या सस्पेंड कर सकता है। सस्पेंड का मतलब उसको थोड़े टाइम के लिए, 1 महीने 2 महीने के लिए टाल सकता है। रेमिट और कम्यूट दी सेंटेंस यानी कि उसको बदल सकता है। और एनी पर्सन कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस, कोई भी व्यक्ति जिसने कोई भी जुर्म किया हो उसकी सजा को माफ करने का, कम करने का, सस्पेंड करने का, सजा की इंटेंसिटी को कम करने का, सजा की टाइम ड्यूरेशन को कम करने का सबका अधिकार केवल राष्ट्रपति का है और किसी भी व्यक्ति का नहीं है। यह पावर हमारे भारत के राष्ट्रपति को दी गई हैं। चलिए, अब हम आते हैं डिप्लोमेटिक पावर्स पे। अगर आपको ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के हिंदी के अंदर नोट्स चाहिए हैं तो जो पुराने वीडियोस हैं उनमें देखिएगा, मैंने हस्तलिखित
हिंदी के नोट्स में ये वीडियोस बनाए हैं और चार्ट्स भी बना कर दिए हैं, लेकिन बच्चों ने कहा कि मैडम उसके अंदर जो है वो बहुत क्लियरिटी नहीं आती है। क्लैरिटी कम आने की वजह से मैंने उनके नोट्स, वही उन वीडियोस के नोट्स के PDF भी आप लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दिए हैं, ताकि आपको समय समय पर हिंदी और इंग्लिश दोनों के नोट्स होते रहें। इंग्लिश को पढ़ते हुए हिंदी में लेक्चर सुनने से आपकी इंग्लिश और हिंदी दोनों अच्छी होगी। इसलिए आप लोग हिंदी करते हुए साथ ही साथ जो भी आपके विषय से रिलेटेड मुख्य मुख्य टर्म्स हैं, जैसे आप लोग रोज़मर्रा की भाषा में प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, ये सब चीज़ें जानते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग, है ना, ये सब चीज़ें जानते हैं। इसलिए इसी तरह से जितने भी मुख्य मुख्य टर्म हैं हमारे लोक प्रशासन में, जैसे हायरार्की, जुडिशियल पावर्स, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जो रोजमर्रा की भाषा में हर एक व्यक्ति बोलता है, तो उन सब शब्दों को हमें कंठस्थ करना चाहिए। किसी भी भाषा को सीखने में कोई बुराई नहीं है। हिंदी हमें अच्छे से आनी चाहिए क्योंकि हमारी मातृभाषा है, लेकिन साथ ही साथ इंग्लिश भी हम साथ साथ सीखते जाएंगे, ताकि ये हम इंटरनेशनल वो है भाषा, तो हमें दोनों भाषाओं का ज्ञान हो। चलिए अब डिप्लोमेटिक पावर्स करते हैं। डिप्लोमेटिक पावर्स का मतलब होता है दूसरे देशों से हम जो भी पावर, जो भी अपनी शक्तियां इस्तेमाल कर कर हम दूसरे देशों से जो भी संधियां करते हैं, वह सब राष्ट्रपति के द्वारा की जाती हैं। अब राष्ट्रपति की कुछ डिस्क्रिशनरी पावर्स होती हैं। डिस्क्रिशनरी का मतलब जो केवल राष्ट्रपति के द्वारा ही निभाई जाती हैं, उन डिस्क्रिशनरी पावर्स को हम बोलते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है राष्ट्रपति में। क्यों डिस्क्रिशनरी पावर्स दी हैं, ये मैं आपको पहले भी समझाया, फिर समझाती हूँ। हमारे यहाँ रियल एग्जीक्यूटिव और जो फॉर्मल एग्जीक्यूटिव है उसमें फ़र्क है। यानी कि औपचारिक तौर पर हमारे देश के अंदर कौन है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हमारे हेड ऑफ द नेशन है। लेकिन अनौपचारिक तौर पे, रियल में, वास्तव में हमारा देश कौन चलाता है? प्रधानमंत्री एवं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। क्यों करते हैं? अभी मैंने आपको समझाया। क्योंकि प्रधानमंत्री और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स डायरेक्टली, सीधी तरीके से देश की जनता के द्वारा निर्वाचित की गए हैं, और देश की जनता के द्वारा निर्वाचित सदस्यों के द्वारा निर्वाचित किए गए व्यक्ति वह प्रेसिडेंट होते हैं। तो जितने भी हमारे जनता के द्वारा निर्वाचित किए गए सदस्य, जिनको हम मंत्री और प्रधानमंत्री बोलते हैं, वह तानाशाह का रूप ना ले ले। उनकी सभी शक्तियों पर अंकुश लगाने के लिए उनके ऊपर हमारे यहाँ राष्ट्रपति को बिठाया गया है कि वो जो भी कार्य करेंगे, प्रधानमंत्री जो भी कार्य करेगा राष्ट्रपति के नाम से करेगा, उसके ऊपर राष्ट्रपति के साइन होने जरूरी है। मान लीजिए राष्ट्रपति ने किसी बाहर के प्रधानमंत्री ने किसी बाहर के नेता के साथ कोई मेमोरेंडम साइन कर लिया। अब राष्ट्रपति को वह पसंद नहीं है, उन्हें लगता है देश हित में यह सही नहीं है, तो वह उसके ऊपर साइन करने से मना कर सकते हैं। जब तक वह साइन नहीं करेंगे तब तक क्या होगा? कानून नहीं कहलाएगा वो। तो हमारे देश में इस तरह का अंकुश रखा गया है ताकि तानाशाह का रूप नहीं ले ले। अब वो ये कहते हैं, सबसे पहली डिस्क्रिशनरी पावर क्या है राष्ट्रपति की? अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर इन द केस ऑफ हंग पार्लियामेंट। मान लीजिए इलेक्शंस हुए, इलेक्शन होने के बाद किसी भी पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिली, है ना, क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिली, तो राष्ट्रपति को लगेगा, मान लीजिए जैसे क्लियर मेजॉरिटी 100 है, 100 के अंदर एक के पास हुए 30 और एक के पास हुए 29, बाकी के निर्दलीय। तो राष्ट्रपति को लगेगा कि भाई दोनों की क्लियर मेजॉरिटी नहीं है, दोनों आसपास ही हैं, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि जो 29 जिनके सदस्य आए वह वाली पार्टी ज़्यादा स्ट्रांग है, या देश का वह ज़्यादा स्टेबिलिटी से ध्यान रख पाएगी। तो यह उनके ऊपर है कि वह किस पार्टी के नेता को वो प्राइम मिनिस्टर के लिए आमंत्रित करें। ये केवल और केवल राष्ट्रपति का अधिकार है, इसलिए इनको डिस्क्रिशनरी पावर्स बोलते हैं, यानी कि केवल राष्ट्रपति के अधिकार। ठीक है। दूसरा, जहां कहीं भी मैंने आपको बताया कोई पार्टी की क्लियर मेजॉरिटी नहीं है,
तो उसके अंदर अपॉइंटमेंट ऑफ प्रेसिडेंट जो है उसको हंग पार्लियामेंट बोलते हैं, उसका अधिकार केवल राष्ट्रपति का है। अब अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर इन केस ऑफ सडन डेथ, मान लीजिए अचानक किसी कारणवश बॉम्ब ब्लास्ट, जैसे राजीव गांधी जी की बॉम्ब ब्लास्ट में डेथ हो गई, तो अगर अचानक, क्योंकि ये जो इम्पोर्टेंट पोस्ट होती है ना, ये एक दिन के लिए भी खाली नहीं रखती। जैसे राष्ट्रपति बीमार हो जाएंगे या इम्पोर्टेंट कोई जो होगा तो उनका कार्यभार इमीडिएटली वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया संभालेंगे। वाइस प्रेसिडेंट नहीं होंगे मान लो किसी कारणवश, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ऐसे लिखा गया है। इसी तरह से जो शीर्ष स्थान है हमारा किसका, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का, वो खाली नहीं रहेगा। मान लीजिए प्राइम मिनिस्टर की किसी कारणवश से डेथ हो जाती है, तो इमीडिएटली उनकी जगह अपॉइंटमेंट प्राइम मिनिस्टर का करने का हक किसका है, राष्ट्रपति का। राष्ट्रपति जिस व्यक्ति को ठीक समझते हैं उसकी तुरंत ही वो अपॉइंटमेंट कर सकते हैं। When the ruling party who has lost majority in Lok Sabha or when a vote of no confidence is passed against it, the president decides either to dissolve the house or ask another party to prove its majority in the floor of the house। ठीक है। तीसरी पावर क्या है राष्ट्रपति की, कि मान लो अविश्वास प्रस्ताव पारित किया गया और अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के बाद वो जो पार्टी है वो अपनी मेजॉरिटी को स्थापित नहीं कर पाई, तो राष्ट्रपति के ऊपर है कि या तो वह लोकसभा को भंग कर दे और नए इलेक्शन के बारे में बात करे, या वो ये भी कह सकता है कि ठीक है तुम अपनी मेजॉरिटी नहीं प्रूव कर पाए तो विपक्ष को प्रूव करने दो, और विपक्ष की पार्टी को इनवाइट करके वो विपक्ष के पार्टी का प्राइम मिनिस्टर बना देगा। तो यह पावर, यह शक्ति, यह कार्य केवल और केवल राष्ट्रपति का है। उसकी डिस्क्रिशनरी पावर है कि अगर लोकसभा को भंग करके नए इलेक्शन के बारे में सोचा जाए या दूसरी पार्टी को आमंत्रित कर वो मेजॉरिटी प्रूव कर। आखिरी डिस्क्रिशनरी पावर क्या है कि प्रेसिडेंट कैन डिसमिस मिनिस्टर्स इन द केस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, लूजेस कॉन्फिडेंस ऑफ द हाउसेस बट रिफ्यूजेस टू रिजाइन। मान लो कोई एक मिनिस्टर ऐसा है जिसने गड़बड़ करी, अब प्रधानमंत्री ने उससे कहा कि भाई आप रिजाइन करिए, हम सबका अब आपके अंदर अविश्वास है, वो कहे मैं तो नहीं करूंगा रिजाइन। अगर कभी इस तरह का कोई केस आता है जिसमें मंत्री को बाकी सारे मंत्री परिषद नहीं चाहते या विश्वास खो देते हैं और उनके कहने पर भी वह रिजाइन नहीं करता है, तो राष्ट्रपति के पास अधिकार है कि वह तुरंत प्रभाव से उस मिनिस्टर को हटा सकता है। अब राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियां, सबसे इंपॉर्टेंट सैन्य शक्तियां क्या है कि वह लीडर है किसका, हमारी तीनों डिफेंस फोर्सेस का। 3 डिफेंस फोर्सेस कौन सी होती हैं, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। तो द 3 इमरजेंसीज द प्रेसिडेंट कैन प्रोक्लेम, तो 3 तरह की इमरजेंसी होती हैं जिसको इमरजेंसी पावर्स बोलते हैं प्रेसिडेंट की। कौन कौन सी इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी, जनरल इमरजेंसी जिसको हम क्या बोलते हैं, कभी हमारे यहाँ अगर वॉर छिड़ जाए तो उसको हम नेशनल इमरजेंसी या जनरल इमरजेंसी बोलते हैं। दूसरी इमरजेंसी है, जैसे मान लीजिए कोरोना के टाइम पे कितना बुरा हाल हो गया देश का, तो अगर हमारे यहाँ कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाए तो हम फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं, वो भी राष्ट्रपति करेगा और कोई नहीं करेगा। तीसरी चीज़, ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मिनिस्ट्री, यानी कि प्रेसिडेंट को अगर ऐसा लगता है या प्रेसिडेंट को राष्ट्रपति को स्टेट का गवर्नर जो है वह कहता है कि इस राज्य का कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी या इस राज्य की विधानसभा जो है वो संविधान के अनुसार कार्य करने में सक्षम नहीं है, तो प्रेसिडेंट उसकी विधानसभा को भंग करके और वहाँ पर प्रेसिडेंट का रूल जो है वो इस्टेब्लिश कर सकता है और वह पूरी स्टेट में या स्टेट के पार्ट में प्रेसिडेंट रूल को डिक्लेयर कर सकता है। तो 3 तरह की इमरजेंसी पावर्स हैं, नेशनल इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी और स्टेट की इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 में है, प्रेसिडेंट का रूल जो स्टेट में लगता है वो 356 में, और फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360 में। ये आर्टिकल्स याद करने बहुत ज़रूरी हैं कि हमारे देश में कब कब इमरजेंसी लगी। फाइनेंशियल इमरजेंसी कब लगी, केवल एक ही बार, और प्रेसिडेंट का रूल तो बहुत बार इस्टेब्लिश हुआ है। नेशनल इमरजेंसी कब कब लगी, आर्टिकल 352 में,
1962 में जब चाइना के साथ वॉर हुआ, 1971 में जब पाकिस्तान के साथ वॉर हुआ और 1975 में। प्रेसिडेंट का रूल आर्टिकल 356 के तहत बहुत बार बहुत सारे राज्यों में किया गया और फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360 के अंदर आती है। अब तक केवल 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया है। कब कब? 1962 में जब भारत और चीन का युद्ध था, 1971 में जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध था और 1975 में जब आंतरिक अशांति के आधार पर, यानी कि वो जब दंगे और उन सब के फसाद के आधार पर राष्ट्रपति की इमरजेंसी लगाई गई। संविधान में 3 तरह की आपातकालीन शक्तियों का प्राविधान है। मैंने आपको बताया 352 के, बार बार इनको रिपीट कर रही हूँ स्लाइड्स को ताकि आपको याद हो जाए। 352 में राष्ट्रीय आपातकाल केवल 3 कारणों से किया जा सकता है: युद्ध, बाह्य आक्रमण या फिर सशस्त्र विद्रोह, यानी कि अंदर कहीं कोई राइट्स हो जाए। 356 राज्य में राष्ट्रपति के शासन को बोलते हैं और 360 में वित्तीय इमरजेंसी होती है। राष्ट्रपति का अब महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति को केवल महाभियोग के द्वारा हटाया जाता है। कैसे? संसद के अंदर लोकसभा और राज्यसभा है। लोकसभा के अंदर 1/4 लोग लिखित में नोटिस देंगे राष्ट्रपति को हटाने के लिए। उसके 14 दिन के बाद 2/3 वोट होंगे तो प्रस्ताव आगे बढ़ेगा। ठीक है, वापस समझिए, महाभियोग की प्रक्रिया केवल लोकसभा के द्वारा और राज्यसभा के द्वारा हो सकती है। लोकसभा के अंदर पहले वाले चरण में 1/4 लोग लिखित में नोटिस देंगे राष्ट्रपति के इम्पीचमेंट के लिए। महाभियोग की प्रक्रिया शुरू करने के लिए लोकसभा के 1/4 सदस्य लिखित में नोटिस देंगे कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जाए। 14 दिन के बाद अगर उस प्रस्ताव पर 2/3 वोट होंगे, 2/3 लोग अगर उस प्रस्ताव को पारित करेंगे, तभी वह प्रस्ताव आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ के लोकसभा में जाएगा। और अगर लोकसभा के भी 2/3 सदस्य उस प्रस्ताव को पारित करेंगे, तभी राष्ट्रपति को इम्पीचमेंट या महाभियोग की प्रक्रिया की जा सकेगी। अब जितने भी हमारे यहाँ प्रेसिडेंट हुए उनकी लिस्ट मैंने दे रखी है ताकि आप लोगों के एग्ज़ाम में, कॉम्पिटिशन्स में काम आ सके। कौन कौन से हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले थे, फिर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, फिर डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर वारागिरी, डॉक्टर फरुद्दीन अली अहमद, नीलम संजीव रेड्डी, ज्ञानी जैल सिंह जी, फिर आर वेंकट रमन जी, शंकर दयाल शर्मा जी, फिर KR नारायणन जी, APJ अब्दुल कलाम जी, श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह जी पाटिल। प्रतिभा पाटिल जी हमारे देश की पहली राष्ट्रपति थी, महिला। फिर उसके बाद प्रणब मुखर्जी जी, फिर रामनाथ कोविंद जी। तो ये लिस्ट आप ज़रूर याद रखिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कौन कौन थे, और ये ज़रूर याद रखिएगा कि उनका कार्यकाल क्या था। पहली महिला राष्ट्रपति हमारे यहाँ प्रतिभा जी थी और उनका कौन से नंबर पर थी वह थी 12वीं राष्ट्रपति थी हमारे देश की, और उनका कार्यकाल ज़रूर याद रखिएगा। आप सबने इस वीडियो को तसल्ली से सुना, देखा। मुझे खुद को बोलते हुए ऐसा लग रहा है कि शायद वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया। अगली बार से थोड़ा छोटा इसको करूँगी ताकि आप लोग इसको तसल्ली से समझ पाएँ। आपने इसको देखा, कृपया करके बार बार मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि हम आपकी अटेंडेंस के बारे में निश्चित हो सकें कि आप लोग वीडियोस देख रहे हैं, क्लास के अंदर से रेगुलर आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई चीज़ नहीं समझ में आए तो ज़रूर कमेंट करके पूछिएगा। इसका मैं आपका जो नोट्स के तौर पर PDF है वो मैं आपका व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूँगी। थैंक यू सो मच।